नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। पहली जो हमारी यूनिट थी, उस यूनिट के जितने भी टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब जो दूसरी यूनिट है, उसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है समाज। तो यहाँ से प्रश्न केवल इतना ही बनेगा कि समाज का क्या अर्थ है और समाज की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न बनने वाला है, ठीक है। और अगर आपने पहली यूनिट के वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। और दूसरी यूनिट के जो वीडियो हैं वो भी हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। तो आप सीधा ही वहाँ पर अगर किसी को शेयर करते हैं, वीडियो शेयर ना करके सीधा ही प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं ताकि सारी वीडियो उन तक पहुँच जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। समाज। अब समाज का क्या अर्थ है? समाज जो है ये सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों का जाल। सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं, ठीक है। अब सामाजिक संबंध किस प्रकार से? अब कोई भी एक व्यक्ति हो, इसको अपने समाज नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि समाज में जरूरी होता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कोई ना कोई संबंध हो। जैसे एक व्यक्ति हो सकता है वो किसी का पिता हो, किसी का पुत्र भी हो सकता है, किसी का भाई भी हो सकता है, किसी का पति भी हो सकता है। लेकिन वो तब होगा जब कोई दो सदस्य हों, तीन सदस्य हों। अकेले व्यक्ति को हम कैसे किसी के साथ लिंक जोड़ देंगे? नहीं जोड़ सकते। एक व्यक्ति का संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे ही दूसरा व्यक्ति शामिल होता है तो हम उनके साथ में संबंध जोड़ सकते हैं। हो सकता है कि ये दोनों पति पत्नी हो सकता है कि ये दोनों भाई बहन हो सकता है कि ये दोनों चाचा भतीजा हो। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में संबंध जुड़े। कब जुड़े? जब ये दो व्यक्ति हुए। परंतु जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, संबंधों का एक जाल सा बन जाएगा, ठीक है। जैसे परिवार के अंदर 3 या 4 सदस्य होते हैं तो हम ये जानते हैं कि अगर दो दंपति हैं तो ये माता पिता हो गए, उनके आगे संतान है। तो हो सकता है कि एक लड़का हो और एक लड़की हो, तो ये भाई बहन हो गए, ये इनके माता पिता हो गए। तो एक प्रकार से इनका संबंध बन गया। और इन्हीं संबंधों के जाल को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं, ठीक है। समाज जो है इन्हीं सामाजिक संबंधों के जाल से बनता है। जो सामाजिक संबंध होते हैं, चाहे माता पिता का हो, भाई बहन का हो, इस प्रकार से। आगे, समाज जो है वो अमूर्त होता है। समाज क्या होता है? अमूर्त होता है, दिखाई नहीं देता। क्योंकि अभी हमने ये चीज देखी है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। सिर्फ सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। और ये सामाजिक संबंध जो होते हैं ना, वो दिखाई नहीं देते। जो चीज दिखाई नहीं देगी तो वो क्या रहेगी? अमूर्त रहेगी। मूर्त होता है जो चीज दिखाई दे। तो सामाजिक संबंध तो हमें दिखाई नहीं देते। जो दो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं वो मूर्त है, परंतु उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। अगर बस स्टैंड पर दो लोग खड़े हैं, मान लीजिए एक लड़का खड़ा है तो एक लड़की खड़ी है, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये भाई बहन है, इनका आपस में क्या रिश्ता है, ये हम तय नहीं कर सकते। क्योंकि सामाजिक जो संबंध होते हैं वो अमूर्त होते हैं, दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो इस प्रकार से समाज क्या होता है? अमूर्त होता है। दूसरा, इसी से संबंधित, समाज अलग चीज है और एक समाज अलग चीज है। अब यहां पर हमने देखा कि सामाजिक संबंधों का जाल समाज है, परंतु व्यक्तियों का समूह, किसका समूह? व्यक्तियों का समूह क्या कहलाएगा? एक समाज कहलाएगा। व्यक्तियों का समूह क्या कहलाएगा? एक समाज कहलाएगा। अब ये जो व्यक्तियों का समूह होगा, ग्रुप होगा, 4 लड़कियां खड़ी हैं, वो दिखाई दे रही हैं, मूर्त रूप है, उनको एक समाज कह सकते हैं। अगर बस स्टैंड पर 10-20 लोग खड़े हैं और वो मूर्त है तो वो एक समाज है। इस प्रकार से ये होता है मूर्त रूप। परंतु जो संबंध होते हैं ना, वो दिखाई नहीं देते, वो अमूर्त होते हैं। संबंध संबंध अदृश्य होते हैं। इसलिए सामाजिक संबंधों का जाल समाज है तो समाज क्या हो गया? अमूर्त हो गया। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। सामाजिक संबंध दिखाई नहीं देते और जो चीज दिखाई नहीं देगी वो अमूर्त होगी। और सामाजिक संबंध जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते, अमूर्त होते हैं। इसलिए समाज भी क्या होता है? अमूर्त होता है। इसके बाद हम एक परिभाषा देखेंगे। वो परिभाषा है मैकाइवर और पेज की, और काफ़ी ये महत्वपूर्ण परिभाषा रहने वाली है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो परिभाषा है मैकाइवर और पेज की,
क्या कहता है ये परिभाषा के अंदर? समाज रीतियों तथा कार्य प्रणालियों की सत्ता तथा पारस्परिक सहयोग की अनेक समूहों तथा विभाजनों की मानव व्यवहार, यहां पर क्या रहेगा? मानव, मन नहीं है, मानव है। मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। अब ये चीज आपको पता नहीं लगेगी, परंतु इसके अंदर कुछ शब्द हैं, वो शब्द आपने नोट करने हैं। जैसे कि मैं उनको अंडरलाइन कर देता हूं। पहला तो हो गया रीतियां, और दूसरा हो गया कार्य प्रणालियां, तीसरा हो गया सत्ता, और चौथा हो गया पारस्परिक सहयोग, पांचवा हो गया समूह तथा विभाजन, और फिर हो गया मानव व्यवहार के नियंत्रण, और इसके बाद होगी मानव व्यवहार की स्वतंत्रता। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7, टोटल 7 विशेषताएं बनती हैं। मैकाइवर और पेज की परिभाषा है। ठीक है, अभी हम आगे देख लेंगे कि ये किस प्रकार से हैं, परंतु आप इतना याद रखिए कि ये जो 7 शब्द आ रहे हैं ना, यहीं से ही समाज की विशेषताएं बनेंगी। किसके अनुसार? मैकाइवर और पेज के अनुसार। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला, रीतियां। अब जो मैकाइवर और पेज ने परिभाषा के अंदर बताया था ना रीतियां, तो पहला टॉपिक हमने उसी को ही लिया है, रीतियां। रीतियां, ये रीतियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये एक तो होती है मान्यता प्राप्त, समाज इनको मान्यता देता है, इनको मानता है, क्योंकि समाज में हर एक चीज इन रीतियों के हिसाब से होगी। जैसे बोल देते हैं ना रीति रिवाज, तो हर एक चीज रीति रिवाज के साथ होती है। रिश्ता जब बनता है ना, तो वो भी रीति रिवाज के अनुसार बनता है। कोई किसी का पुत्र हो गया, कोई किसी का भाई हो गया, कोई किसी की बहन है, तो वो कैसे तय हुए? वो एक रीति है जो शुरू से चलती आ रही है, और लोग उसको मान्यता भी देते हैं, मानते भी हैं। ठीक है, और ये कैसे आई? क्योंकि ये समाज में व्यवस्था के लिए आई। रीतियां जो है ना, किसके लिए आई? समाज में व्यवस्था के लिए आई थी। अगर अगर कोई भी इन सामाजिक संबंधों का उल्लंघन करता है ना, तो उसको क्या दिया जाता है? दंड भी दिया जाता है। यहां पर ये शब्द नहीं होगा। ठीक है, व्यवस्था के अनुसार, तो सीधा रहेगा कि रीतियां जो होती हैं वो एक तो होती हैं मान्यता प्राप्त। क्या होती है? मान्यता प्राप्त होती है, लोग उनको मानते हैं। ठीक है, और इन्हीं रीतियों के अनुसार समाज की जो व्यवस्था होती है ना, वो चलती है। जैसे परिवार के सदस्य हैं, वो भी एक रीति के हिसाब से ही चलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ पूरा एक सामाजिक संबंध बनता है उनके बीच में। जैसे माता पिता का, भाई बहन का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, पड़ोसी हो गए, ठीक है, मित्र हो गए। इस प्रकार से पूरा सामाजिक संबंध बन जाता है। और अगर हम इन सामाजिक संबंधों से अलग हट करके चलते हैं, तो हो सकता है कि हम दंड के भागी भी बने, हमें सजा भी मिल सकती है, समाज हमें सजा भी दे सकता है। तो इस प्रकार से मैकाइवर और पेज ने पहली जो विशेषता बताई है वो है रीतियां। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके अंदर? रीतियां मान्यता प्राप्त होती हैं, और जो समाज की व्यवस्था चलती है ना, वो किसके अनुसार चलती है? रीतियों के अनुसार। और यदि सामाजिक संबंधों का कोई उल्लंघन करता है, तो उसको दंड भी दिया जाता है। जो भी रिश्ते नाते तय किए जाते हैं, वो किसके अनुसार तय किए जाते हैं? रीतियों के अनुसार ही तय किए जाते हैं। दूसरा है कार्य प्रणाली। अब यहां पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो कहां पर रह करके? समाज में रह करके अपनी सारी जरूरतें पूरी करता है। अकेला व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, वो दूसरे की हेल्प ले करके ही अपना काम कर सकता है। अकेला जो है वो कार्य नहीं कर सकता, उसे हेल्प हो सकता है कुछ कार्य अकेले कर ले, लेकिन प्रत्येक कार्य व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता, उसको किसी न किसी के सहयोग की जरूरत होती है। अब वो सहयोग वो समाज में रह करके पूरा करता है। आवश्यकताएं जो होती हैं उसकी, वो समाज में रह करके ही पूरी होती हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? यह समाज को संगठित, व्यवस्थित और नियंत्रित करता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति दूसरे से अपनी जरूरत पूरी करेगा ना, तो वो व्यक्ति भी उस पर डिपेंड हो जाएगा। अगर आप किसी की मदद करते हैं ना, तो आगे मदद लेने वाला व्यक्ति भी ये सोचता है कि मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इससे हेल्प ले लूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो एक दूसरे से मिल करके, संबंध बना करके अपनी जरूरतों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो ये होगी कार्य प्रणाली। इसके बाद तीसरा बिंदु है सत्ता। सत्ता के अंदर क्या लिखा है? अगर जो हमने कार्य प्रणालियां पढ़ी थी, अगर उनका उल्लंघन होता है, तो उनको रोकने के लिए, सजा देने के लिए सत्ता का होना जरूरी है। अगर उनको कोई नहीं मानता,
अगर परिवार का कोई नियम है कि घर से बाहर नहीं निकलना या कोई धूम्रपान नहीं करना, कोई नशा नहीं करना, ये मान लीजिए एक परिवार का नियम है, ठीक है। और अगर कोई भी उस नियम को नहीं मानता तो उसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन वो सजा देगा कौन, इसके लिए क्या होनी चाहिए, एक सत्ता होना जरूरी है। जैसे परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति जो होता है ना, वो उसके पास सत्ता होती है, वो लठ लेकर के पहले वो ही खड़ा होता है आगे, जब कोई दारू पी के आएगा या नशा करके आएगा तो सबसे पहले डांटने के लिए वही तैयार है, ठीक है। या एक और इसमें हम मान सकते हैं कि जैसे समाज के अंदर कोई व्यक्ति चोरी करता है, ठीक है, चोरी डकैती या किसी के साथ मारपीट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार की यदि कार्य करता है तो ये जो सत्ता है वो किसके हाथ में चली जाती है, जैसे पुलिस है वो भी कंट्रोल करने का काम करती है। तो सत्ता में जैसे परिवार में सत्ता बड़े व्यक्ति के पास हो गई, वार्ड में किसी वार्ड पंच के पास हो गई, ठीक है, या गांव में सरपंच के पास होगी। तो इस प्रकार से कोई ना कोई एक व्यक्ति जिसके पास सत्ता होती है कि कोई भी अ, उन कार्य प्रणालियों का उल्लंघन नहीं करे, अगर करता है तो उसको सजा मिलेगी। और सजा कौन देगा, सत्ता, जिसके पास सत्ता होगी। तो ये उम्मीद है ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। आगे चौथा है पारस्परिक सहायता। नेक्स्ट इसके बाद है पारस्परिक सहायता। अब मैंने पहले बताया था कि कोई भी एक व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी दूसरे व्यक्ति से मदद लेता है। तो इन दोनों के बीच में होती है अंतःक्रिया। इन दोनों के बीच में क्या हुई, अंतःक्रिया। और इन दोनों के बीच में पारस्परिक सहयोग स्थापित हो गया। इसने इसकी मदद कर दी और आने वाले समय के अंदर जब इसको जरूरत थी तो इसने इसकी मदद कर दी, ठीक है। तो इस प्रकार से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसको जरूरत है तो ये वाला व्यक्ति मदद कर रहा है, इसको जरूरत है तो ये वाला व्यक्ति मदद कर रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे की सहायता के साथ ही कार्य कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे ना तो क्या नहीं होगी, अंतःक्रिया नहीं होगी। और अंतःक्रिया नहीं होगी तो फिर समाज कैसे बनेगा, समाज कैसे स्थापित होगा, समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है अंतःक्रिया का होना। और दो व्यक्ति जरूरी है, दो व्यक्ति होंगे तभी उनके बीच में अंतःक्रिया होगी, ठीक है। खुद से कैसे वो हेल्प करेगा, ठीक है। आगे समूह और विभाजन, समूह और विभाजन। अब इसमें जो समूह होते हैं वो समूह का निर्माण होता है कैसे, जैसे कुछ व्यक्ति मिल करके, एक व्यक्ति होगा फिर वो दूसरे व्यक्ति से मान लीजिए उसकी शादी होगी, दो हो गए, फिर आगे उनके संतान होगी, तीन हो गए। तो अब ये मिल करके क्या बन गया, एक परिवार बन गया। क्या बन गया, एक परिवार बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर तीन लोग आ गए, दंपति और उनके साथ उनकी संतान भी है। लेकिन आगे चल करके जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, इसकी भी शादी होगी, फिर आगे इसके बच्चे, आगे आगे ऐसे करके एक बड़ी फैमिली बन गई। अब ये इकट्ठे रहने लग गए तो फिर क्या कहलाया, वो संयुक्त परिवार कहलाया, ठीक है। और फिर उन्होंने किसका निर्माण कर दिया, समूह का निर्माण कर दिया। अब इस समूह की कोई ना कोई क्या होती है, जाति होती है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति ने देखो आगे कितना आगे प्रोग्रेस कर लिया, यानी कि एक व्यक्ति से ही आगे समूह का निर्माण हुआ था। आप ये समझते हैं कि परिवार शुरुआत में ही बन गए, ऐसा नहीं था। एक व्यक्ति से ही दूसरे व्यक्ति से मिलकर के ही आगे से आगे, आगे से आगे समूह बनते चले गए। और ये सारी धारणाएं सामने आई थी, जैसे परिवार, संयुक्त परिवार। जैसे हमने आदिवासी जो जीवन था उसके बारे में भी पढ़ा है कि लोग किस प्रकार से जंगलों में रहते थे, कोई परिवार नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके उनके बीच में अंतःक्रिया हुई और उसी अंतःक्रिया के परिणाम से क्या हो गया, समूह बन गए। और समूह बने तो फिर समूह से परिवार और इन परिवारों से संयुक्त परिवार, ये सब बने, ठीक है। अगला है मानव व्यवहार का नियंत्रण। अब मानव व्यवहार का नियंत्रण किससे होता है, कानून बना करके या उनको शिक्षा दे करके या कुछ नैतिक बातें सिखा करके मानव व्यवहार का नियंत्रण किया जाता है। जैसे नैतिकता के अंदर आ जाता है, छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना कि बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। और जो शुद्ध शब्द हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, गाली गलौच नहीं करनी चाहिए। ऐसी हमने उनको बातें सिखाई हैं। क्यों सिखाई हैं, ताकि उसके अंदर क्या आ जाए, नैतिकता आ जाए और उसके व्यवहार को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। हमने इसलिए उसको ऐसा सिखाया था। एक शिक्षित जो व्यक्ति होता है और एक अशिक्षित यानी कि निरक्षर व्यक्ति हो, दोनों के बीच में अंतर साफ दिखाई देता है।
चाहे वो पहनावे का हो, बोलचाल का हो, या देखने में वो किस प्रकार से, दोनों अलग ही दिखेंगे। एक एक निरक्षर व्यक्ति खड़ा हो और एक पढ़ा लिखा इंसान खड़ा हो, दोनों में अंतर साफ दिखेगा। तो वो किससे हुआ? शिक्षा से। ठीक है, तो एक शिक्षित व्यक्ति का व्यवहार देखोगे अलग होगा, और एक निरक्षर व्यक्ति का व्यवहार देखोगे वो अलग होगा। फिर एक इंसान के व्यवहार को कंट्रोल किया जाता है कानून बना करके। अब कानून बनेंगे और कानून बना करके उनके व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीके। कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? तरीके क्या क्या हैं? कानून बना करके, उनको शिक्षा दे करके, या उनको नैतिकता वाली बातें सिखा करके। बच्चों को हम सिखाते हैं बड़ों का आदर करना, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना, इस प्रकार से ये होगी नैतिकता। पढ़ा लिखा करके, कानून का ज्ञान दे करके कि हमने किसी को मारना नहीं है, हत्या नहीं करनी, लड़ाई दंगे नहीं करने, चोरी नहीं करनी, इस प्रकार से व्यवहार का कंट्रोल करते हैं। अगला लास्ट है ये स्वतंत्रता। अब कोई व्यक्ति किस हद तक स्वतंत्र है, किस हद तक आज़ाद है, ऐसा एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना। इसका मतलब है कोई सीमा होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति किस हद तक वो स्वतंत्र है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति इतना स्वतंत्र हो चुका है कि उससे किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को एक सीमा में रह करके ही प्रयोग करे। इतना भी उसको आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि जिससे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो ये कुछ एक पॉइंट थे जो मैकाइवर और पेज ने बताए थे। पहला पॉइंट था रीतियां, दूसरा था कार्य प्रणाली, तीसरा था सत्ता, और चौथा पारस्परिक सहायता, पांचवा था समूह विभाजन, और फिर छठा मानव व्यवहार का नियंत्रण, और लास्ट था स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से ये 7 बिंदु हो गए मैकाइवर और पेज के अनुसार। अगर प्रश्न आए, मैकाइवर और पेज थे, उसने समाज की क्या विशेषताएं बताई, तब आपने ये वाली बातें लिखनी है। ध्यान रखना, स्वतंत्रता वाली, ठीक है, मानव व्यवहार के नियंत्रण वाली, सत्ता वाली, समूह वाली, ठीक है, कार्य प्रणाली होगी, ठीक है। इस प्रकार से ये वाली बातें बतानी है। अगर सिंपल प्रश्न पूछता है कि समाज की विशेषताएं बताइए, ठीक है, समाज की विशेषताएं बताइए, तब आपने ये वाले पॉइंट लिखने हैं जो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, पहला बिंदु है एक से अधिक सदस्य। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि समाज के अंदर एक से ज्यादा क्या होने चाहिए? सदस्य होने चाहिए। एक व्यक्ति कोई अंतःक्रिया नहीं कर सकता, दूसरे से क्या बात करेगा? खुद से क्या बात करे? तो ऐसे में 2 व्यक्ति होंगे तभी तो वो दूसरे से बात करेगा ना, अकेला कैसे बात करेगा? तो इस प्रकार से 2 व्यक्ति या 2 से ज्यादा व्यक्तियों का होना जरूरी है, तभी उनके बीच में सामाजिक संबंध बनेंगे और किसका निर्माण होगा? समाज का। अकेला व्यक्ति समाज का निर्माण नहीं करता। अगला बिंदु, समाज अमूर्त है। समाज क्या है? अमूर्त है। अब समाज अमूर्त कैसे है? जो मैंने आपको बताया था ना, राइट क्या कहते हैं? समाज जो है व्यक्तियों का समूह नहीं है। समाज क्या नहीं है? व्यक्तियों का समूह नहीं है। व्यक्तियों के समूह को तो क्या बोलते हैं? एक समाज। एक समाज, व्यक्तियों का समूह होता है एक समाज, और सामाजिक संबंधों का जाल होता है समाज। जैसा कि आगे बताया है, सदस्यों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है, और संबंधों का आकार क्या होता है? अमूर्त होता है। संबंधों का आकार क्या होता है? अमूर्त होता है। इसलिए समाज क्या होता है? अमूर्त होता है। इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। राइट के अनुसार समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है। संबंधों का आकार नहीं होता, इसलिए समाज क्या है? अमूर्त है। आकार मतलब वो मूर्त नहीं है। सामाजिक संबंध क्या नहीं है? मूर्त नहीं है, इसलिए समाज भी क्या है? अमूर्त है। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। एक से ज्यादा मेंबर होने चाहिए, और समाज क्या होता है? अमूर्त होता है। अगला, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही चीजें होती हैं। हमें आपस में सहयोग भी देखने को मिलेगा। जैसे हमारे पड़ोसी हैं, कई बार तो हम उनसे आटा भी मांगते हैं, कई बार कोई वस्तु मांग ली, कभी कोई ऐसे करके कोई जरूरत होती है तो हम उनसे सामान लेते रहते हैं। तो ये तो हो गया सहयोग। कभी हमें जरूरत पड़ती है तो पैसे भी मांग लिए, या हमारे पारिवारिक कोई कष्ट आ जाए तो हो सकता है कि वो हमारी मदद कर दें, या उनके कुछ ऐसा हो जाए तब हम मदद करेंगे। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों में लाठियां भी चल जाती हैं, सिर तक फट जाते हैं।
तो ये हो गया संघर्ष। तो समाज में दोनों ही चीजें देखने को मिलती हैं, आपसी प्यार भी देखने को मिलेगा, सहयोग भी देखने को मिलेगा, एक दूसरे की मदद भी करेंगे, लेकिन एक दूसरे की टांग भी खींचने वाले होते हैं, तो वो उनके बीच में संघर्ष भी होगा। तो समाज की विशेषताएं, सहयोग भी होता है और इसके साथ साथ संघर्ष भी होता है। अगला, एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भरता। ये भी बिंदु हमने देख लिया कि समाज के अंदर हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होता है, वो अपनी जो जरूरतें होती है ना, वो दूसरे पर निर्भर रह करके फिर पूरी करता है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन। अब श्रम विभाजन का मतलब है कि समाज के अंदर हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कार्य करता है। कोई मजदूर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई अध्यापक है। इस प्रकार से समाज के लोगों के बीच में श्रम का विभाजन किया हुआ है। हर समाज अपने रीति रिवाजों के मुताबिक या एजुकेशन के हिसाब से, जितना कोई समाज शिक्षित हो गया तो वो उसी शिक्षा के अनुसार आगे कार्य करता है। कोई पढ़ लिख करके वकील बन गया, कोई पढ़ा ही नहीं तो वो दिहाड़ी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। तो इस प्रकार से उसका क्या हो गया, श्रम का विभाजन हो गया। आगे, समाज सतत एवं परिवर्तनशील है। समाज जो है ना वो क्या होता रहता है, बदलता रहता है। समाज क्या है, परिवर्तनशील है। अब ये कैसे, अब देखो, अब पहले पहले कौन से परिवार थे, जैसे एकल परिवार थे, एकल परिवार, फिर उनसे बने संयुक्त परिवार। कौन से परिवार बन गए, संयुक्त परिवार बन गए। और फिर अब संयुक्त परिवार से क्या आ गया, दोबारा से एकल परिवार आ गए दोबारा। तो ये एक प्रकार से चक्र है, परिवर्तन है, एक प्रकार का क्या है, परिवर्तन है, बदलाव है। यहां पर हम ये भी देखते हैं कि समाज के अंदर जो भी आपसी संबंध हैं, जो भी आपसी संबंध हैं, वो क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। पति पत्नी के बीच में शुरू शुरू में कितना प्यार होता है, आपस में दोनों सहयोग से मिल करके काम करते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उनमें क्या है, झगड़ा होने लग जाता है, लड़ाई दंगे, और यहां तक कि तलाक तक भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक सामाजिक संबंधों में परिवर्तन भी आता है, बदल जाते हैं। तो जब सामाजिक संबंध बदल जाएंगे तो फिर समाज क्यों नहीं बदलेगा, उनके साथ समाज भी बदल जाएगा। नेक्स्ट अगला है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता। अब जो दो व्यक्ति होंगे ना, हमने पढ़ा है कि एक व्यक्ति दूसरे के साथ अंतःक्रिया करता है, उनके बीच में सामाजिक संबंध बनते हैं, ठीक है। तो जैसे पारिवारिक सदस्य है, तो जैसे जैसे संतान आगे संतानोत्पत्ति होगी, ठीक है, यानी कि आगे से आगे वो अपनी संतान उत्पत्ति करेंगे, परिवार बढ़ाएंगे, तो उनके बीच में संबंध बनते जाएंगे। तो संबंध बनते हैं तो परिवार पारस्परिक जागरूकता भी बनती है। पिता को ये पता होता है कि ये जो लड़का है ना, ये मेरा कौन है, पुत्र है या पुत्री है, उसको पता होता है। और इनको भी पता होता है कि ये हमारे क्या है, पिता है, या ये हमारी कौन है, माता है, या ये हमारा नाना है, या ये हमारी नानी है। वो एक दूसरे को जानते हैं, और यही पारस्परिक क्या होती है, उनके बीच में जागरूकता होती है। और ये केवल आपसी संबंधों से ही हमें पता चलता है। हम दूसरे के कैसे गैस कर सकते हैं, दूसरे का पता लगा ही नहीं सकते कौन है कौन नहीं है। बस स्टैंड पे खड़े हैं तो पता ही नहीं लगता कि ये पति पत्नी है, कि ये पिता पुत्र हैं, ये भाई बहन है, पता ही नहीं लगता। तो जो पारिवारिक सदस्य अगर होते हैं तो उनको आपस में ये चीज पता होती है कि हम भाई बहन हैं या हम पति पत्नी हैं, उनको ये पता होता है। तो जो सदस्य है जिनके बीच में आपसी अंतःक्रिया है, आपसी सहयोग है, तो उनके बीच में पारस्परिक क्या होती है, जागरूकता भी होती है। वो एक दूसरे के संबंधों को जानते हैं, पहचानते हैं। अगला, क्षेत्रीयता। जो कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र से संबंध रखता है या समाज का निर्माण करता है उस क्षेत्र के अंदर, तो वो उस क्षेत्रीयता को कभी भूलता नहीं है, हमेशा उसको याद रखता है, और वो उसी क्षेत्रीयता को ही अपनाता है। उदाहरण के तौर पर अगर अपने देखें, अगर कोई व्यक्ति अपने राजस्थान के अंदर रहता था या पंजाब के अंदर रहता था, तो यहाँ के त्योहार, रीति रिवाज, वो सारे वो मानता है, पहनावा भी वैसा ही है, ठीक है, और खान पान भी वो वैसा उसका खान पान है, ठीक है, एरिया के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है। तो अगर वो अमेरिका में चला जाए तो क्या वो ये अमेरिका के खान पान को अपना लेगा, अपना तो लेगा, परंतु वो अपनी जो वास्तविक पहचान होती है ना, वो उसको हमेशा ही याद रखता है। अगर कोई भारतीय अमेरिका में जाकर के रहने लग जाए
कहीं और दूसरे देश में जाकर के रहने लग जाए। ऐसा नहीं है कि वो अपने त्योहारों को ही भूल जाए, वो विदेश में रह कर के भी दीपावली मना रहा है या होली मना रहा है, ठीक है, तो वो भूल नहीं रहा, और ना ही वो अपना जो खान पान है उसको वो भूल रहा है। तो ये होती है क्षेत्रीयता। आप कहीं भी जाते हैं अपनी पहचान साथ लेकर के जाते हैं, ठीक है, मैं राजस्थानी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, इस प्रकार से। तो जो आपके अंदर राजस्थानी या पंजाबी होने की जो क्षेत्रीयता की जो भावना थी ना, आप उसको नहीं भूले, आपने उसको याद रखा। तो समाज समाज जो है ना, ये सिखाता है आपको कि आपका जो पंजाबी में बोलते हैं पिछोकड़, ठीक है, यानी कि आप अपना जो हिस्ट्री है उसको आप कभी नहीं भूलोगे। आप जिस समाज के साथ संबंध रखते थे, आप उस समाज को कभी नहीं भूलोगे। तो ये होती है समाज की विशेषताएं, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम दोबारा देख लेते हैं कि कौन कौन से थे। पहला था समाज की विशेषताएं, एक से ज़्यादा सदस्य होने चाहिए, समाज अमूर्त होता है, आपसी सहयोग होता है, एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भरता होती है, श्रम का विभाजन होता है, और समाज जो है सतत होता है, परिवर्तनशील होता है क्योंकि संबंध बदलते रहते हैं, पारस्परिक जागरूकता होती है और क्षेत्रीयता की भावना होती है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली वीडियो ज़रूर देखें, बहुत अच्छा है, और नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे अगर आप वीडियो को देखोगे। और ये जो टॉपिक है ना, ये जो बिंदु जो मैंने आपको ये बताए हैं वीडियो के अंदर, सेम के सेम छापने हैं, वहाँ पर चेंज नहीं करना इनको, अच्छे नंबर बनेंगे आपके। धन्यवाद।